when we say the word federalism, तो if you remember, if we start with the power sharing chapter, अगर हम power sharing chapter को start करते हैं, या फिर अगर आपको 9th standard का constitutional design अगर याद हो, तो we call that India constitution has set up a federal government in India. तो हम ये जो वर्ड है बार बार फेडरलिज्म फेडरलिज्म पढ़ते हैं. दूसरा, इफ यू सी द रेस्ट, एंड secondly, in power sharing, what we have read is that when the government is sharing its power, पावर को कैसे शेयर करते हैं? पावर को शेयर करने का मतलब होता है when we are giving some rights to everyone who is present in the country. यानी कि वो अगर हमारा ऑपोजिशन है तो भी उनको कुछ पावर्स हैं, अगर वो किसी स्पेसिफिक सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं देन ऑल्सो दे हैव द सर्टन राइट्स. और इफ द गवर्नमेंट इज वर्किंग इन डिफरेंट वेज, जैसे हमने बोला था हमारे यहाँ पर है लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, तो दे ऑल्सो हैव सर्टेन पावर. इसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं. सो नाउ दीज पावर्स कैन बी शेयर्ड. ये अगर हम देखते हैं तो दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी हैव द इक्वल पावर. Nobody is more or less. That is why we call it as checks and balances. हम इस पावर की पावर शेयरिंग को checks and balances भी कहते हैं. On the other hand, Constitution of India has also designed the country as a federal one. यानी हमारा जो गवर्नमेंट है that is divided into originally, ये पेपर में 2 साल पहले आया था, that too in boards. Originally the constitution had divided the country's government into two. One is the union government and the second one is the state government. As the word says, union, यानी कि for the entire country. The union government makes law for the entire country. On the other hand, the country is divided into small areas called states. हमारी जो कंट्री है उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा जिसको हम स्टेट्स कहते हैं. सो ऑल द स्टेट्स का जो हेड है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट has also been given some powers by the constitution, but their powers are limited. उनके जो पावर्स हैं वो लिमिटेड है. उनके पावर्स सिर्फ उनके स्टेट से रिलेटेड है, whereas यूनियन गवर्नमेंट का जो है it is for everything which is present in the country. So यूनियन गवर्नमेंट holds more power और उसके नीचे आपके आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स which are having the power but limited. Now we will be studying how this power is divided, why it is divided and how it is practiced. पेपर में क्वेश्चन आता ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे डिवाइड किया था, तो यू हैव टू राइट 2 टायर्स और 2 लेवल्स. हम इसको 2 टायर्स बोलते हैं. Originally it was 2 tier, but right now we are having 3 tiers. So now let us go to the meaning of federal government. अगर आपने देखा होगा तो if you remember in Belgium, the Belgium model of governance was formed. And Belgian government जो है
एंड बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या थी? द बेसिक प्रॉब्लम वॉज दैट बेल्जियम ऑल्सो हैड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री. वहां पर भी रीजनल गवर्नमेंट थे, लेकिन all the powers were given to these government and could be withdrawn. पहले क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ज्यादा पावर्स थे, एंड दीज पावर्स वर ओनली गिवन टू द रीजनल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट. वहां स्टेट नहीं होता, वहां रीजनल गवर्नमेंट होता है, एंड दे वर डिपेंडेंट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग. Thus Belgium shifted from a unitary, this is your paper में आपका जो question आता है, where you have the question differentiate between unitary and a federal government. So they transform from unitary to federal government. श्रीलंका continues. अभी तो फिलहाल तो श्रीलंका is completely under financial emergency, बट एक्चुअल उनका जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिटरी सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल सिस्टम? तो इन अ यूनिटरी व्हाट हैपेंस इज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स. कंट्री तो आपके स्टेट्स में डिवाइडेड होते हैं, लेकिन जो पावर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है. एंड ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे आर नॉट सेपरेट. हमारे यहाँ पर इफ यू गो, असम में असम गण परिषद, बंगाल में आपके तृणमूल कांग्रेस, इन मतलब कि यूपी यू हैव बीजेपी, इन अदर स्टेट्स यू हैव शिवसेना, समवेयर यू हैव कांग्रेस. तो अलग अलग पार्टीज रूल करती है, बट इन यूनिटरी यू डोंट हैव डिफरेंट पार्टीज. जो गवर्नमेंट यूनियन फॉर्म करती है उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके स्टेट्स को फॉर्म करते हैं. सो द यूनियन विल बी शेयरिंग द पावर्स विद स्टेट, बट यूनियन के पास ही सारे पावर्स है. द स्टेट्स अपने आप दे कैन नॉट मेक एनी रूल्स, they cannot make any rules, they cannot make any budget. So all the powers are lying with the state government. और जो state governments होती हैं they are subordinates of union, यानी कि वो union government के नीचे काम करते हैं. So that is the difference between a unitary and a federal. Whereas in federal government जो हमारे state governments होते हैं they have separate autonomous powers, यानी कि दे ऑल्सो हैव सम, उनके पास भी कुछ पावर्स हैं टू मेक द लॉ, टू मेक द बजट, टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स रिक्वायरमेंट. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम of government in which the power is divided between the central and the various constituent units of the country. हमारे यहाँ इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग स्टेट्स के नाम से जानते हैं. इन if you go to some other countries like Switzerland and other, there you they call it that cantons, duchies, ऐसा नाम देते हैं. Usually a federation has two levels of government, यानी कि यूनियन एंड दूसरा रीजनल. One is the government for the entire country that is responsible for the common national interest, and the other are for the provinces or states जो अपने लेवल पर states के लिए होता है. And both of them have their own powers independent of each other. Independent of each other का मतलब होता है that they are not answerable to each other. Now, in the sense federations are contrasted with union government. ये आपका है difference between federal and union government. Unitary, sorry, union carry, unitary government. The under the unitary system, either there is only one level or the sub units are subordinates to central government. या तो एक ही पूरा गवर्नमेंट होगा, कंट्री डिवाइडेड नहीं होगी, और अगर डिवाइडेड है तो जो उसमें रूल कर रहे हैं दे आर सबऑर्डिनेट्स, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लोग होंगे.
The central government can pass an on order to the provinces or to the local government. But in a federal, the central government cannot order the state government to do something. It depends. कोई भी ऑर्डर इवन पास भी होता है ना, तो भी उसको इम्प्लीमेंट करना दैट डिपेंड्स ऑन अ स्टेट गवर्नमेंट. State government has the power of its own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. अब हम लोग जो है, we don't have dual citizenship. What is dual citizenship? In some countries, if you are living in a state, आप उस state के भी you are the citizen and to the country also. Like in US, you have double citizenship, but we do not have. We are having a single citizenship. But जो हमारा state government है, वो हमारे लिए जवाबदारी है, accountable है, and जो हमारा union government है, it is also accountable. But they don't have the common subjects. Union government के लिए constitution has already given separate areas जिसमें वो अपना power use करता है. Whereas state governments के लिए also the separate powers have been given जहां वो use कर सकता है. ये आपके हैं the features of federalism. There are two or more levels या two tiers. हम levels को tiers भी बोलते हैं बेटा. Means one is central and the second one is state. Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. As I told you that वही government है, sorry, वही citizens हैं हम लोग. हमारे लिए state government भी है. If you are living in Delhi, your state government is Arvind Kejriwal and your union is नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट एनडीए. एंड दोनों के पास अपने अपने एरियाज हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हमें कौन सी जगह पे, हम किस जगह पे स्टेट को टैक्सेस देते हैं, किस जगह पर हम लोगों के लिए स्टेट्स लॉ बना सकता है एंड वेयर दे कैन एडमिन अस. सिमिलरली फॉर द सेंट्रल वी हैव सम एरियाज. वो एरिया जो सेंट्रल का वो स्टेट का नहीं है, जो स्टेट का वो सेंट्रल का नहीं. द jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority is constitutionally guaranteed. ये constitution का, it is the constitution's jurisdiction, यानी कि no one can challenge it. The governments cannot take इंडिपेंडेंट कॉल कि ठीक है हम तो चेंज कर देंगे. दे कैन नॉट, बिकॉज अगर वो करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक तीसरा इंसान है यानी कि आर जुडिशरी, विच विल इंटरफेयर एंड विल सी कि क्या ये डिसीजन टेकन बाय दिस गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली राइट और रॉन्ग. द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली. यूनिलेटरल का मतलब होता अकेले. हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. तो दैट इज व्हाट इट मींस दैट नो गवर्नमेंट कैन यूनिलेटरली यानी कि अकेले दे कैन चेंज एनी लॉ. सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. जो मैंने अभी बताया कि in case if the governments are taking advantage, then the constitution हमारे पास we have the rights of PIL, public interest litigation. We can take the matter to the court and court can interfere. Then कोर्ट के पास एक और होता है विच इज कॉल्ड एज अ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि द गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको कोर्ट रिव्यू कर सकता है बिफोर इट इज इम्प्लीमेंटेड.
so the governments cannot take advantage. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure financial autonomy. Autonomy मतलब financial independence, मतलब किस जगह पर state governments can impose the taxes, what are the areas where central government can impose the taxes, what are the areas, they are clearly given. The federal system thus has dual objective. ये अलग सा 3 marks का question आता है. What are the dual objectives of federalism? आपके features में आ सकता है write any 3 features of federal government, या ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग से आता है that the federal system has dual objective. तो what are they? तो dual objective क्या है? मैंने भी आपको ऊपर बताया that the union government is responsible for the entire country, यानी कि it safeguards the entire country. That means जो एरियाज आपके डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, मतलब कि बैंकिंग है, ये सारे एरियाज आपके यूनिटी के लिए है. वेरएज हमारे इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं they are based on some languages, culture या due to different beliefs. तो जो states हैं they are for the regional diversity, क्योंकि एक जगह पर 2 तरीके के इंसान पहले रह नहीं पाते थे. There used to be conflict, और that is why the states have been drawn. यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्रीज इंटीग्रेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एरियाज. तो these are the dual objectives. Therefore, 2 aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust each other, would abide by its part of agreement. An ideal federal government has mutual trust and agreement to live together. इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होता है. अगर आप अभी अपने पॉलिटिकल सिचुएशन को पढ़ोगे तो यू विल सी इस वाले स्टेट में ये प्रॉब्लम आ रही है, उस स्टेट में ये प्रॉब्लम आ रही है. तो दिस हैपन्स, लेकिन देन द गवर्नमेंट जो है दैट एंश्योर्स कि सच डिफरेंसेस डू नॉट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ हम लोगों ने फेडरेशन को कैसे बनाया? क्वेश्चन आता कि भाई फेडरेशन को कैसे बनाया, कैसे हमने माना कि ये सारी एरियाज एक कंट्री के अंदर आता है, क्यों हम उनको एक कंट्री का हिस्सा बोलना चाहते हैं? व्हाई डोंट वी कॉल देम अ सेपरेट कंट्री? दिल्ली इज अ सेपरेट कंट्री, यूपी इज अ सेपरेट कंट्री, गुजरात इज अ सेपरेट कंट्री, महाराष्ट्र इज अ सेपरेट कंट्री. नो, दिस इज अ हिस्टोरिकल हमारा जो आइडेंटिटी रहा. एंड इन मेनी कंट्रीज ऐसे आइडेंटिटीज रहे, लाइक बेल्जियम एक एग्जाम्पल है. बेल्जियम में जितने भी आपके एरियाज हैं दे आर ऑल कहीं ना कहीं उनका जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री जो है वो उनको एक ही कंट्री का बताता है. वेरएज अगर हम यूएसए को देखते हैं तो जितने यूएसए, वी आर टॉकिंग नॉट अबाउट साउथ अमेरिका, वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए. यूएसए जो है इट इज अ कन्फेडरेशन ऑफ 50 स्टेट्स, 50 अलग अलग स्टेट्स. एंड मैंने अभी आपको बताया था कि दे हैव अ डुअल सिटीजनशिप. तो ये जो 50 स्टेट्स हैं दे हैव देयर 50 अपने गवर्नमेंट भी है, and they all have formed into one single country called as the Union of United States of America. तो why? अगर वो they are independent तो why they have formed?
So this is called as roots of federalism. किस रास्ते से हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया? The exact balance of power between central and state varies from one federation to another. This depends on the historical context. And the one is, the first route involves independent states coming on their own to form a bigger unit. आपके पेपर में मैंने करवाया भी हुआ है, डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं. अगर आप इन 50 स्टेट्स में जाते हो तो दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट, उनके अपने मतलब की पॉलिसीज है, एंड दे आर नॉट बाउंड व्हाट यूनियन गवर्नमेंट इज टेलिंग देम. Still they consider themselves to be part of that union government. This is because they want to pool sovereignty and retain the identity so that they can increase their security. अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, फॉर बेटर गवर्नेंस, उन्होंने खुद को एक यूनियन में कर रखा है, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, इफ यू लुक इनटू देयर मैप, जितने आपके वहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स दिखाई देते हैं, दे हैव देयर ओन, yet they form into one single unit. In first category, that is coming together, मतलब ये सब साथ में आए हैं. All the constituent states usually have equal power and are strong, vice versa the federal. जो मैंने अभी आपको बताया, that if you go to US, Switzerland, ऑस्ट्रेलिया, यू विल फाइंड, अगर आप मान लो यू आर लिविंग इन फ्लोरिडा, आप फ्लोरिडा में रहते हो, तो फ्लोरिडा इज हैविंग इट्स ओन काइंड ऑफ गवर्नमेंट. हम लोग तो यहाँ पर है इसलिए हमें पता है कि ट्रम्प है या जो उसका नाम क्या बाइडन है, हमें तो सिर्फ यूनियन का पता है, हमें उन स्टेट्स का नहीं पता, बट दे हैव देयर ओन एरियाज. सेकेंड रूट इज when a large country decides to divide its power between constituent states and national government. जैसे हमारा है, हमारा हिस्ट्री जो है that tells that India from कश्मीर टू कन्याकुमारी पहले एक ही था, तो हम उसको एक बनाकर रखना चाहते हैं. इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस होल्डिंग टुगेदर. In this category, the central government tends to have more power. ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चा, this question has come in the boards कि write down the मतलब कि justify that central government has more power than states. सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर क्यों है और किस किस एरिया में है? Very often different constituent units of federation have unequal powers. हमारे यहाँ सभी जो हमारे स्टेट्स हैं, they don't have equal powers. दिल्ली को कुछ स्पेशल पावर्स मिले हुए हैं. अगर आप लोगों को पता हो तो दिल्ली को हम लोग NCT ऑफ दिल्ली बोलते हैं. जिनके फादर या जिनके कोई भी रिलेटिव्स इफ दे आर वर्किंग इन दिल्ली गवर्नमेंट, आप लोग देखना ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी. उत्तर प्रदेश इज स्टेट, महाराष्ट्र इज स्टेट. उत्तर प्रदेश में मतलब हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 है, मतलब 2 हाउसेस हैं, विधानसभा, विधान परिषद. तो नॉट ऑल द states, not all the units have equal power. That is because of the historical context, that is because of the area. इस वजह से जो है they are not given granted equal power. जैसे पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स मिले हुए थे, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश को कुछ स्पेशल पावर्स मिले हुए हैं because they are in the border areas. Now, I had already given this one
कि देयर विल बी टू क्वेश्चंस. एक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं. हमने अभी 7 फीचर्स पढ़े थे यहाँ पर, तो इनमें से इंडिया के अंदर कौन से फीचर्स हैं जिस वजह से हम इंडिया को फेडरल बोलते हैं. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन रियलिटी. तो ये दो अलग क्वेश्चंस हैं. एंड डू नॉट कंफ्यूज, because most of the time the students get confused in this particular question. When the question comes for how is federalism, so they write this one, and what makes India, so they make that one. What makes का मतलब है the features that give shape to India as a federal. मैंने आपको पहले भी बताया, we had 2 levels of government. एक हमारा है यूनियन और दूसरा हमारा है स्टेट. पहला तो यही फेडरलिज्म का फीचर है. सेकेंडली, सेपरेट सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड फॉर यूनियन एंड सेपरेट सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड फॉर स्टेट्स. एंड अगर इफ देयर इज एनी लेफ्ट ओवर, कोई रह गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो दे कम अंडर रेसिडुअल, बचा हुआ, और उसके लिए द पावर हैज बीन ग्रांटेड टू यूनियन. देन देर आर सम एरियाज जिनमें दोनों जो है यूनियन एंड स्टेट दोनों ही बनाते हैं, विच आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट. सो दीज आर द वेज थ्रू विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज tried to establish federalism in India. चलिए अब यहाँ पर से हम करते हैं. Let us begin with the constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. In 9th standard when we had done the chapter constitutional design, तो उसके अंदर हमारा था the constitution of India was drawn under difficult circumstances, क्योंकि एक तो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ. देन द पीपल हैड टू रन फॉर देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. दोनों तरफ वायलेंस था, तो मर्डर, वायलेंस, डेथ, ये भी बहुत था. देन देयर वर सम स्टेट्स जो कि प्रिंसेस के अंडर थे, विच वर इंडिपेंडेंटली रूल्ड बाय प्रिंस. उनको इंडिया का हिस्सा बनाना था. Soon after independence, several princely states became part of country. The constitution declared India as union of states, यानी कि states के हम एक union हैं. Although it did not use the word federation, but it is based on the principles of federalism. ये आपका assertion and reason या फिर true and false में आ सकता है. Now let us go back to the 7 features जो हमने पढ़ा था. तो what are the features in India? The constitution originally provided for a 2-tier system of government, that is central government, which is for the entire union, and state government for the states. ये मैंने आपको सबसे ऊपर बताया. Later, a 3rd tier of federalism was added in the form of पंचायत and municipalities. ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे. यानी कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो what makes India a federal is that India is divided into union and states. The constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative powers between union and state government. ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही आता है. कभी कभी आता है describe the 3 list, कभी कभी आता है describe the 3-fold distributions of legislature, या फिर बिल्कुल this statement comes and you have to explain it. So the first is
यूनियन लिस्ट. एज अ वर्ड सेज यूनियन, यानी कि ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए वो एरियाज हैं. लिस्ट का मतलब है द एरियाज वेयर द यूनियन गवर्नमेंट इज परमिटेड टू मेक लॉ. जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनमें कोई चेंजेस करनी हो या उनको हटाना हो. The list includes subjects of national importance such as defense, communication, currency. They are included because we need a uniform policy on these matters throughout the country. This can be an assertion and reason question. The union government can alone make laws relating to the subjects mentioned in the union list. क्योंकि ये हमारे देश के सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है. लाइक फॉरेन अफेयर्स, every state cannot have a different foreign affairs. Then defense, banking, currency, transportation. हमारे यहाँ पे you have the single Indian railways. So this is where the rules are made. State list contains subject of state and local importance like police, trade, commerce, agriculture and irrigation. Now here let me tell you one thing. अगर हम पुलिस कहते हैं तो आपको पता है पुलिस के अंदर एक सब इंस्पेक्टर इज ऑल्सो पुलिस एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस इज ऑल्सो अ पुलिस. तो जो आपके कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, दे ऑल आर अपॉइंटेड थ्रू आपका जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसके थ्रू दे आर अपॉइंटेड आईपीएस ऑफिसर्स. वेयर जो आपके सब इंस्पेक्टर्स, हवलदार, ये जो होते हैं दे आर ऑल सेलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द एग्जाम्स. कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब बिजनेस सिस्टम, agriculture, irrigation, the state I don't know, something is missing here. There is something missing here. The state government is responsible for the making of the laws on these areas. There are some जिनको हम कहते हैं concurrent, जिनको हम कहते हैं concurrent list. Now what is concurrent list? Concurrent मतलब जो दोनों में मिलता हो. There are areas जिसको आप अलग नहीं कर सकते. Marriage, adoptions, then आपका एजुकेशन आपको पता है इट इज पार्ट ऑफ, हम लोग जैसे आप लोग सीबीएसई के हो, देन देर आर देर आर स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो, आईसीएसई बोर्ड इज ऑल्सो देयर, आईबी बोर्ड इज ऑल्सो देयर. तो ये एक स्टेट का अपना है, स्कूल्स की अपनी, मतलब कि द स्कूल्स आर free whether they want to go for CBSE, whether they want to go for state government. तो जो स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड्स हैं उनके लिए जो रूल्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है. फॉर द सेंट्रल द यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. सिमिलरली मैरिज लॉ, हिंदू मैरिज लॉ, अडॉप्शन, द अडॉप्शन प्रोसीजर फॉर ईच स्टेट इज डिफरेंट. दिल्ली के अंदर अडॉप्शन होना बहुत मुश्किल है, महाराष्ट्र में अडॉप्शन इज बेटर. Both the union as well as the state governments can make laws on the subjects mentioned in this list. If their laws conflict with each other, then union government has the power. यानी कि इससे पता लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है. पहला था, मैंने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ पर कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं, दे आर ऑल इलेक्टेड थ्रू आईपीएस.
and state governments have the power only to select the candidates for the smaller post. तो जो रूल करते हैं आईपीएस वगैरह उनके पास ज्यादा, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं एंड दे हैव मोर पावर. सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं द लॉ कैन बी मेड बाय बोथ ऑफ देम, लेकिन इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो देन द लॉ विच इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर है. What about the subjects that do not fall under any three? तीन कौन कौन से थे? यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. इनको हम बोलते हैं थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो उस वक्त नहीं था, देयर वर मेनी एरियाज जो उस वक्त नहीं था. According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. यानी कि दोबारा से it has been proved that हमारे यहाँ पर union government has more powers. आपको यहाँ पर एक question मैंने बताया था ना, here I have told that the central government tends to have more power than states. यही है वो. Then there are certain states जिन states को special powers मिले हुए हैं. Not all the, आपके पेपर में यही question आता है that not all states in Indian Union have identical powers. This comes as a, मतलब आया हुआ है. तो what does it mean? इसमें आपको ये वाला जो पैराग्राफ है इसे लिखना है. Some states enjoy special status like Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram. They enjoy certain provisions of constitution due to their peculiar social and historical circumstances. Those students who will be pursuing humanities in 12th standard, they will be understanding why. क्योंकि अगर हम historical में देखते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट में जितने हमारे स्टेट्स अभी हैं, दे ऑल वर कार्व्ड आउट ऑफ असम. मोर ओवर, ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना, देर आर सर्टेन प्रोविजंस विच हैव बीन गिवन टू दीज. मिजोरम, नागालैंड इंडिया का हिस्सा नहीं था. दे वर प्रिंसली स्टेट्स. सॉरी, मणिपुर एंड नागालैंड. मणिपुर एंड नागालैंड वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. दे वर प्रिंसली स्टेट्स. बोध राम जी, मणिपुर के जो राजा थे बोध राम जी. इट वॉज बिकॉज ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल कि दीज एरियाज ऑल्सो वर पार्ट ऑफ इंडिया. और नागालैंड और कुछ एरियाज को तो 1990s में इंडिया का पार्ट बनाया गया था व्हेन राजीव गांधी जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर. सो इसीलिए इनको कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं. सिमिलरली हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर था, it was also not the complete part of India. There also the special provisions of Article 370 was given, but 2 years back in August, that article was evoked, उसे हटा दिया गया था, and now जम्मू कश्मीर and जो आपका लद्दाख वाला लेह वाला जो एरिया है, they are 2 union territories and part of India. These special powers are especially enjoyed in relation to protection of land, rights of indigenous peoples, their culture, and also preferential employment in government services. असम के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है क्योंकि there were so many problems when Bangladesh was created. So many people had refuged to Assam. तो वहाँ के जो लोग थे, दे डिड नॉट वांट द आउटसाइडर्स टू कम, तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस वहाँ दिए गए. इंडियंस who are not permanent residents of the state cannot buy land or house here. If you are having the older version of this book, उसमें कश्मीर वाला दिया होगा, but now that particular portion is deleted from your syllabus. This is a new one. You can see 2022-23.
देयर आर सम यूनिट्स, और तो इससे ये पता लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज मोर पावर. देन there are some units of Indian Union which enjoy very little power. These are the areas which are too small to become an independent state. Now the question comes कि why cannot they become a state? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट की स्टेट, सिटी, टाउन, विलेज, इनका अलग अलग डेफिनेशन दिया है कि हम सिटी किसको बोलते हैं, टाउन किसको बोलते हैं, विलेज किसको बोलते हैं, एंड स्टेट किसको बोलते हैं. सो देर आर सर्टेन रूल्स, कुछ एरिया, और ये जो एरियाज हैं दे आर ईदर टू स्मॉल, या व्हेन दे बिकेम इंडिपेंडेंट, जैसे गोवा, पौंडीचेरी जिसको अब हम पुदुचेरी बोलते हैं, ये इतने छोटे थे कि इनको एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर डाल नहीं सकते थे. नाउ पुदुचेरी अगर आप ऑन द मैप ऑफ इंडिया देखोगे तो इट इज लाइंग समवेयर हियर, बिल्कुल चेन्नई के नीचे है. एंड चेन्नई से अगर आपको इस तरफ नीचे की तरफ जाना है तो आपको पुदुचेरी क्रॉस करके जाना होता है. लेकिन वहाँ का जो कल्चर है ना वो बिल्कुल अलग है. इट्स कम्प्लीटली अ फ्रेंच कल्चर. तो उसको इंडिया के अंदर तमिलनाडु में मर्ज करना डिफिकल्ट है. सो इट हैज बीन गिवन अ स्पेशल पावर जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज. हमारे यहाँ पर वी आर राइट नाउ हैविंग 8 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें आपका इस वक्त में जम्मू इज देयर, ले इज देयर, देन आपका दमन दीव इज देयर, पुदुचेरी इज देयर. तो देर आर 8 union territories. The areas like Chandigarh, Lakshadweep, capital city of Delhi, Delhi is NCT. These territories do not have the powers of a state. यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है that cannot make powers, that cannot make the rules जैसे बाकी states बनाते हैं. The central government has the special power in running these areas. इनको रन करने के लिए जो पावर्स चाहिए that is given to the central government. This sharing between union and state is basic to the structure of constitution. It is not easy to make changes to this power sharing. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change first has to be passed in both the houses of parliament with 2/3 majority. और इसके एक बहुत लंबा सा मतलब कि होता है, one is ratification and one is amendment. मतलब कोई मान लो एक छोटा सा you have to change the law, you have to add something. तो जब पार्लियामेंट हो रहा है, आज समझ लो पार्लियामेंट हो रहा है, and in parliament there are 543 members in Lok Sabha and around 250 members in Rajya Sabha. ठीक है, but not everyone is present. सब लोग तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं होते. समझ लो कि उस दिन लोकसभा में 400 members थे and राज्यसभा में 200 members were present. So कोई सिंपल सा चेंज करना हो तो 2/3 of the people who are present they have to vote. Whereas अगर कोई सीरियस चेंज करना है, एक नया स्टेट क्रिएट करना है, then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. हमारे यहाँ 28 states हैं, यानी कि 28 लेजिस्लेचर्स हैं, और हर एक लेजिस्लेचर से एवरीवन मतलब कि हाफ ऑफ द पीपल, जितने लेजिस्लेचर में जितने मेंबर्स हैं उनके 50% हैव टू गिव कंसेंट. So it is not easy. That is why we say the Constitution of India is flexible and rigid. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of
constitutional provisions and procedures. In any case of any dispute between the division of powers, the High Court and Supreme Court can make a decision. The union and state have the power to raise resource by levying taxes in order to carry the government and responsibilities assigned to each other. So this is how the features of फेडरलिज्म इज प्रेजेंट, यानी कि द सेंटर स्टेट इट इज डिवाइडेड. हमारे यहाँ थर्ड टायर भी है. सेंटर का क्या रेवेन्यू है, स्टेट का क्या रेवेन्यू है, इट इज ऑल्सो मैंशनड. देन द कोर्ट हैज द पावर टू इंटरवेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. नो लॉ कैन बी यूनिलेटरली, कोई भी अपने आप ही लॉ को नहीं चेंज कर सकता है. यानी कि हमारे यहाँ पर सारे के सारे वो फीचर्स हैं, 7 features which we have studied in the above. So that is why India is called as a federal country. Now before we proceed to the next one, this is what in the earlier period what happened is, हमारा जो 1947 से पहले India did not have the states. If you, Delhi was called as Delhi, but if you were living in, say, अगर आप जो हो यहाँ रहते हो तो you were called that, कि आप अगर यूपी में रहते हो तो it was not said that you are living in Uttar Pradesh, it was said you are living in the United Provinces. If you were living in Madhya Pradesh, then it was said you are living in the Central India or Central Province. If you were living somewhere, anywhere in Karnataka, Maharashtra, Gujarat, it was called as the Bombay Province. तो हमारी जो country थी, that was divided into provinces, and कुछ areas थे which were ruled by the princely states. इन prince को special powers दिए गए थे to rule their areas, but they were also subjected to report to the British. लेकिन they had the power, क्योंकि वो लोग कुछ fees देते थे, कुछ tax देते थे, and they were given the autonomy, they were given the independence to rule. So when India became independent, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब ये जो लोग राजपुताना, मतलब राजस्थान के भी लोग थे, सम पार्ट ऑफ आपका गुजरात भी था. अगर आप ये देखो वेस्ट पाकिस्तान, हैदराबाद, दिस इज नॉट दैट इंडिया हैदराबाद, ये वाला एरिया भी आपका जो था हमारे इंडिया के अंदर था. बट ड्यू टू द कम्यूनल डिफरेंसेस, ये वाला जो एरिया पाकिस्तान का था, सॉरी पंजाब का था, दैट वेंट टू पाकिस्तान. देन ये वाला जो एरिया है, ये डक्का जिसमें लिखा हुआ है, ये आपका जो है अगेन दिस वाज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान. इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा गया और इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा गया. ये तो बाद में लड़ाई हुई थी 1972 में, एंड दिस बिकेम बांग्लादेश. तो हमारा जो इंडिया था दैट वाज वेरी डिफरेंट व्हाट वी सी टुडे. एंड इफ यू से मद्रास में इंसान रहता था, तो Madras was not Madras. Madras consisted of the present day Andhra Pradesh, parts of Mysore, parts of Kerala, ये सब मिलकर आपका Madras. And that was the सबसे बड़ा हमारे सामने when 1947 में when we gained the independence, the first problem was ऐसे कैसे हम किसी को रूल करें. So that is what we would be studying in our second session, that is in the next session when we will be meeting, that is on Saturday, that how is federalism actually practiced. तो क्या क्या हमने changes किए थे in the map of our country, in the system of our country, और हम कैसे उसको
प्रैक्टिकली यूज करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाउ इंडिया हैज बीन, sorry, the third tier of constitution has been added, which is called as a local government. उनके क्या features? So this will be done in the next session. We'll take a leave today with this.